जय हिंद। जय भारत। देखिए डियर्स, आज हम लोग चल रहे हैं हिस्ट्री। क्लास टेंथ का हिस्ट्री चल रही है और क्लास टेंथ का हिस्ट्री में हम लोग आज चलेंगे। आज आप लोग का हिस्ट्री में फर्स्ट चलेंगे हम लोग टॉपिक। वो टॉपिक में हम लोग चलते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय या यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय मतलब कि यूरोप जो था, यूरोप महाद्वीप है ना, यूरोप महाद्वीप में जो है वो यूरोप के सभी देशों में, यूरोप के अंदर जितने भी देश थे उनमें राष्ट्रवाद की भावना कैसे पनपा, है ना। राष्ट्रवाद क्या होता है कि जैसे अपने देश के हित में सोचना, है ना। जैसे मान लीजिए वो जब गुलाम थे, यूरोप महाद्वीप के अंदर जितने भी देश थे उन लोगों में, उन लोगों की जनता में, उन लोगों के जनता के दिलों में, उन लोगों के बड़े बड़े नेताओं के, ये सभी के लोगों के बीच में जो भावना जगी, राष्ट्रवाद की भावना जगी, उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। बच्चों बहुत ही साधारण तरीके से हम आप लोग को बताएंगे पॉइंट टू पॉइंट। आप लोग ये क्वेश्चन को केवल आप लोग कॉपी में लिखिएगा और लिखने के बाद इस क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, 3 से 4 बार जरूर पढ़िएगा। गैप ले लेके पढ़िए। एक बार मान लीजिए अभी पढ़ लिए तो फिर शाम में सोने से पहले एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर कल सुबह पढ़ लीजिएगा, फिर 1-2 दिन के बाद पढ़िएगा। 3-4-5 बार इस तरह से करके पढ़ते जाइएगा बीच बीच में, तो आपको पूरा कहानी याद रहेगा। पहला टॉपिक हम लोग बात करते हैं, वर्ष 1848 की बात चल रहा है आज हम लोग का। हम लोग कब की बात कर रहे हैं? वर्ष 1848 की बात कर रहे हैं हम लोग। वर्ष 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार थे। उस फ्रांसीसी कलाकार का नाम क्या है? फ्रेडरिक सोरियो। देखिए, वर्ष 1848 ईस्वी में एक फ्रांसीसी कलाकार थे जिनका नाम था फ्रेडरिक सोरियो। उन्होंने 4 चित्रों की एक श्रृंखला तैयार किए थे। उन्होंने क्या किया था? 4 चित्रों वाली एक श्रृंखला तैयार किए थे। देखिए मैं दिखाता हूँ। तो क्या बोले, हम आपको 4 चित्रों वाली श्रृंखला दिखाते हैं। आप लोग क्लास 10th के बच्चे, आप लोग अपना अपना बुक निकाल लेंगे। देखिएगा इस तरह का फिगर आपको दिखेगा, ठीक है। इनमें से बहुत सारे फिगर, बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे कि जैसे देखिए यहाँ पे इसके नीचे, यहाँ पे एक मूर्ति, एक प्रतिमा है ना। एक प्रतिमा है यहाँ पे देखिए। इधर जनता लोग लाइन में लगे हुए हैं, कतार में, इधर से भी लोग आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ ये सब कितने हैं? ये सब ईश्वर के समान में तुलना किया गया है। ये सब जितने के जितने हैं ना, वो सब के सब परियों की तुलना से किया गया, मतलब कि ये ईश्वर की तुलना से किया गया कि ये स्वर्ग से भी देख रहे हैं लोग, है ना। तो ये सब, ये देखिए प्रतिमा है, ये सभी के लोगों के हाथ में क्या है? हाँ, हाथों में झंडा है। अलग अलग तरह के लोग यहाँ पे हैं, अलग अलग देश के लोग यहाँ पे हैं। यहाँ पे बाएं हाथ में देखिए, यहाँ पे एक मशाल लिए हुए हैं, ये मशाल ली हुई मूर्ति है। और ये क्या है? यहाँ पे इनके पास क्या है? घोषणा पत्र है ये। यहाँ पे ये दाहिना हाथ में क्या है? बायां हाथ में है, ये बायां हाथ में है मशाल, है ना। और यहाँ पे क्या है? ये दाहिना हाथ में है इसका क्या, बोलिए तो, दाहिना हाथ में है इनका घोषणा पत्र है बच्चों। तो इन्हीं को बोलते हैं 4 चित्रों वाली फिगर, है ना। इनको कौन तैयार किए थे? तो इनको तैयार करने का काम किए थे फ्रेडरिक सोरियो, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या बोलता है, इन चित्रों के माध्यम से संसार रचा जो जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों में से शामिल कर बन गया था। कहने का मतलब है, इन चित्रों के माध्यम से, मतलब ये चित्र के माध्यम से संसार रचा, जो मतलब संसार जो बनाया है, जो रचा जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। मतलब कि इस चित्र में दर्शाया गया है कि संसार में जो जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र को किस तरह से, मतलब ये किस तरह से मिला करके बनाया, मतलब किस तरह से अगर मिल जाएंगे तो किस तरह बन जाएगा, तो उनको ये दर्शाया गया है। फिर क्या बोलते हैं, बोलता है इस चित्र में स्वतंत्रता की प्रतिमा की प्रतिमा, देखिए क्या बोलता है, इस चित्र में, मतलब वो चित्र जो अभी आप लोगों ने देखा, उस चित्र में स्वतंत्रता की प्रतिमा कौन थे? जो यहाँ पे खड़े थे। देखिए फिर से आपको दिखाना चाहते हैं, ये जो खड़े हैं ना यहाँ पे, ये स्वतंत्रता की प्रतिमा है। स्वतंत्रता की प्रतिमा बोलते हैं जिसके पास जनता लाइन में खड़ी है, जिनके पास लाइन में जनता खड़ी है ना, और ये लोग अमेरिका और यूरोप से संबंधित हैं। और ये लोग, आखिर ये लोग कौन कौन से, मतलब कि कौन कौन से राज्य, मतलब कि क्या बोलते हैं, महाद्वीप के लोग हैं? तो बोलिएगा सर यूरोप और अमेरिका के लोग हैं। बोलते हैं सर
कि इस तस्वीर में हमें सभी उम्र के लोग दिख जाते हैं। आप फिगर देखिएगा ना बच्चों, आपको दिखाई पड़ जाएगा कि इस मतलब ये जो चित्र है ना उसमें, उस चित्र में आपको सभी वर्ग के लोग दिखाई पड़ जाएंगे। ठीक है, हाँ, सभी वर्ग के लोग दिखाई पड़ जाएंगे। फ्रांस की क्रांति के दौरान भी हमें इसी प्रकार के चित्र देखने को मिलता है। और फ्रांस की क्रांति के दौरान जब हम लोग बात करेंगे, ये फ्रांस की क्रांति कब की बात हो रही है, 9th क्लास की बात कर रही है। तो अब हम लोग इसमें भी थोड़ा रिपीट करेंगे कि फ्रांस की क्रांति के दौरान भी हमें इसी प्रकार के चित्र देखने को मिलता है, इसी तरह के चित्र देखने को मिलता है बच्चों। क्या कहा जाता है, कहा जा रहा है ना कि इन महिलाओं के हाथों में एक ज्ञानोदय की मशाल है। अब बताइए, मशाल जो कौन से हाथ में था, मशाल उनके बायां हाथ में था मशाल, है ना। किस चीज़ का मशाल था, ज्ञानोदय का, मतलब ज्ञान का उदय। अब उन लोगों में जागरूकता आ गया था, उन लोगों में अब मतलब क्या बोलते हैं, मानसिक जिज्ञासा बढ़ गई थी, उन लोगों को अब समझने समझने की क्षमता बढ़ गई थी, है ना। तो ज्ञानोदय की मशाल है। तो वही दूसरे हाथ में अधिकारों का घोषणा पत्र, और दूसरा हाथ में क्या था, अधिकारों का घोषणा पत्र था। देखे थे ना, अभी बताया ना आपको फिगर के माध्यम से। फिर क्या बोलते हैं, वहीं हमें प्रतिमा के नीचे, मतलब प्रतिमा के आप नीचे देखिएगा ना बच्चों, प्रतिमा के नीचे में मतलब कि जहाँ पे फिगर बना उनके नीचे देखिएगा ना, तो बहुत सारे जैसे मतलब क्या बोलते हैं, मतलब ईंटें पत्थर बड़े बड़े बिल्डिंग टूटा फूटा सब गिरा दिया गया था, है ना। क्या बोलते हैं, वहीं हमें प्रतिमा के नीचे कुछ टुकड़े दिखते हैं जो निरंकुश संस्थाओं के अवशेष प्राप्त होते हैं। जो क्या प्राप्त होते हैं, निरंकुश संस्थाओं के अवशेष प्राप्त होते हैं वहाँ से, निरंकुश, है ना, संस्थाओं के अवशेष प्राप्त होते हैं। फिर क्या बोलता है, चित्रकार मतलब कि वहाँ पे जो प्रतिमा के नीचे में जो जितने भी मतलब कि टूटे फूटे मतलब ईंटें हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स वगैरह मतलब तोड़ दिया गया है, उनको पूरा निस्तनाबूद कर दिया गया है। वो क्या है, वो निरंकुश संस्थाओं के अवशेष है। निरंकुश मतलब समझते हैं, वहाँ के जो राजा थे ना, वो ज़्यादा मतलब कि निरंकुश राजा जो था ना, वो क्या कर दिया था, वहाँ पे एकदम त्राहिमाम मतलब मचा दिया था पूरा लोगों को किसी भी तरह से मतलब कि जिसे राहत नहीं देता था और उनको परेशान करने के काम करता था। तो एक दिन क्या हुआ, उनका भी अंत किया गया, है ना, एक क्रांति के माध्यम से। अब वो क्रांति कैसे हुआ था, मैं इसी के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ बच्चों। चित्रकार फ्रेडरिक सोरियो, अब बताइए फ्रेडरिक सोरियो जो थे वो किसका चित्र बनाए थे, तो बोलिएगा सर क्या बोले थे, 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाए थे। एग्जाम में पूछता है कि 4 चित्रों वाली श्रृंखला कौन बनाए थे, तो बोलिएगा फ्रेडरिक सोरियो। कभी कभी ऑप्शन में खाली सोरियो रहता है तो सोरियो भी टिक मार सकते हैं आप। पूछेगा कब बनाए थे, तो बोलिएगा 1848 ईस्वी में। कब बनाए थे, 1848 ईस्वी में। कभी कभी ये भी सवाल पूछते हैं कि फ्रेडरिक सोरियो कहाँ के कलाकार थे, तो आप लोग बोलिएगा फ्रांस के। कहाँ के थे, फ्रांस के। फ्रेडरिक सोरियो कहाँ के चित्रकार थे, तो बोलिएगा फ्रांस के। बताइए फ्रेडरिक सोरियो जो थे 4 चित्रों वाली फिगर जो है वो कहाँ कब बनाए थे, तो 1848 में बनाए थे। ठीक है, तो इनके बारे में आप लोग समझ सकते हैं बच्चों, इसी तरह से एग्जाम में आता है। इसलिए कहानी को बढ़िया से समझिएगा ना, तो आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छा से बना जाइएगा। हाँ, चित्रकार फ्रेडरिक सोरियो ने कल्पनादर्श यूटोपिया। अब देखिए कल्पनादर्श और यूटोपिया, कल्पनादर्श को ही बोला जाता है यूटोपिया। आप लोग आगे चल कर के पढ़ेंगे, हम आप लोग को बताएंगे कि आखिर कल्पनादर्श क्या होता है, लेकिन मैं फिर भी अभी भी बता देता हूँ। कल्पनादर्श का मतलब होता है ना बच्चों कि आने वाले जैसे देखिए मतलब एक ऐसा समाज को बनाना, मतलब या फिर एक ऐसा समाज का कल्पना करना जो इतना आदर्श है कि मतलब कि जिनका साकार होना लगभग असंभव है। मतलब कि उस तरह का एकदम समाज बनना एकदम नामुमकिन है, मतलब ऐसा बन ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी ज़्यादा जोर लगाएंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे तो बन सकता है ना, लगभग असंभव है। तो उन्हीं को बोलते हैं कल्पनादर्श, यानी यूटोपिया के द्वारा। उन्होंने देखा कि दुनिया के लोग अलग राष्ट्र में बटे हैं, मतलब कि कौन देखे, फ्रेडरिक सोरियो देखे कि देखा कि दुनिया के लोग अलग अलग है ना, अलग राष्ट्र में बटे हैं, मतलब कि अलग अलग राष्ट्र में बटे हुए हैं। सभी जो है ना लोग, वो सभी के पास अलग अलग राष्ट्र के मतलब की भावना है, ठीक है, बटे हुए हैं। फिर क्या बोलता है, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है, और जिनकी जो पहचान किया जा रहा है ना कि वो अलग अलग राष्ट्र के हैं, कैसे पहचान हो रहा है, तो उनके पोशाक से हो रहा है, कि उनके कपड़े से हो रहा है। कि देखिए उन लोगों के कपड़े अगर
कुछ जिस मतलब कि जैसे मान लीजिए जिस देश के लोग हैं उस तरह के कपड़े भी पहने हुए हैं, है ना, अपने देश के अनुसार। फिर क्या बोलते हैं, इस जुलूस का नेतृत्व अमेरिका और स्विट्जरलैंड कर रहे थे। अब बताइए, एग्जाम में पूछ सकता है कि ये जो 4 चित्रों वाली जो श्रृंखला थी उसका जो नेतृत्व थे, है ना, उनका जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, उसमें फिगर में देखा रहा है तो उसमें नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो अमेरिका और स्विट्जरलैंड कर रहे थे। जो अब तक राष्ट्र राज्य बन चुका था, जो अमेरिका और स्विट्जरलैंड जो था ना वो दोनों आज़ाद हो चुका था। कौन आज़ाद हो रहे थे, अमेरिका और स्विट्जरलैंड आज़ाद हो चुके थे, इसलिए इस जुलूस का नेतृत्व वही कर रहे थे, कौन, अमेरिका और स्विट्जरलैंड। फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे में पहचाना जा सकता है वह प्रतिमा के पास अभी पहुंचा नहीं है, पहुंचा ही है। मतलब कहने का मतलब है, जैसे देखिए बच्चों, आप यहाँ पे एक फिगर देख रहे होंगे, क्या बोलता है कि फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे में पहचाना जा सकता है वह प्रतिमा के पास अभी पहुंचा है। मतलब कि एक आपको हम दिखा देते हैं बच्चों, एक फिगर है इसमें, देखिएगा इसमें तिरंगा लिया हुआ कोई व्यक्ति है, देखिए यहाँ पे तिरंगा लिया हुआ कोई व्यक्ति है ना, वो अभी इधर था, देखिए वहाँ से लोग जो लाइन में लगे हुए, देखिए उधर से, देखिए यहाँ से लाइन लगे हुए हैं लोग, तो देखिए तो कितना लंबा लाइन है, देखिए बच्चों कितना लंबा लाइन है ना लंबा। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे होंगे तब ये, अब यहाँ प्रतिमा से ज़्यादा दूर नहीं है लेकिन यहाँ पे सामने पहुँच गए, तिरंगा के पास ये पहुँच गए हैं, पहुँचे ना बच्चों। तो ये बोला जा रहा है कि अभी पहुँचे ही हैं, ठीक है। फ्रांस के पीछे जर्मन के लोग चल रहे हैं। अब फ्रांस के जो पीछे थे, मतलब फ्रांस के जो पीछे चल रहे हैं वो जर्मन के लोग चल रहे हैं। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि बताइए फ्रांस के पीछे कौन चल रहे थे, तो बोलिएगा आप लोग किसका, कौन चल रहे थे, तो जर्मनी चल रहे थे, जिनके पास काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। अब बताइए, जर्मन के लोग चल रहे थे किनके पीछे, फ्रांस के पीछे, और जर्मन के लोग जो थे वो हाथ में क्या लिए हुए थे, तो सर काला, लाल और सुनहरा रंग झंडा थामे हुए थे। काला हो गया, लाल हो गया और सुनहरा झंडा मतलब पकड़े हुए थे, कौन, जर्मनी के लोग, है ना। फिर क्या बोलता है, जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। क्या बोलता है, जर्मन लोगों के बाद, और देखिए पहले था फ्रांस के पीछे था जर्मन, और जर्मन के बाद क्या है, ऑस्ट्रिया के लोग हैं, लोम्बार्डी के लोग हैं, पोलैंड के लोग हैं, इंग्लैंड के लोग हैं, आयरलैंड के लोग हैं, हंगरी के लोग हैं, रूस के लोग हैं खड़े, समझ रहे हैं ना। तो ये सब आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि फ्रांस के पीछे कौन था, जर्मनी था, जर्मनी के पीछे कौन था, ऑस्ट्रिया, बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, ऊपर से आप लोग को बताया ना कि ऊपर से देखिए, देख रहे थे, ऊपर से कौन देख रहे थे, स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य को ऊपर से देख रहे थे। मतलब देखिए कि ऊपर से जो दृश्य देख रहे थे ना वो कौन देख रहे थे, ईसा मसीह देख रहे थे, और संत और फरिश्ते इस दृश्य को देख रहे थे। किस दृश्य को, जो 4 चित्रों वाली फिगर वो बनाए हैं। मतलब 4 चित्रों की फिगर कौन बनाए थे, 4 चित्रों वाली श्रृंखला का फिगर कौन बनाए, फ्रेडरिक सोरियो। कब बनाए थे, 1848 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में, ठीक है। हाँ बताइए, तो वो जो मूर्ति है वो जो मूर्ति है, ठीक है, प्रतिमा जो है, वो प्रतिमा के बाएं हाथ में क्या है, तो प्रतिमा के बाएं हाथ में है बच्चों एक मशाल है। किसका मशाल है, ज्ञानोदय का मशाल। और दाहिना हाथ में क्या है, दाहिना हाथ में है घोषणा पत्र। तो आप लोग, हम जैसे जैसे बोलते हैं आप लोग भी बोलते चलिए, तभी आप लोग को ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं बच्चों। हाँ, चित्रकार द्वारा इन सभी का प्रयोग भाईचारे के रूप में किया गया। अब चित्रकार अगर इन सभी को अगर एक साथ बनाए हैं तो इनसे साबित होता है कि सभी को भाईचारा के रूप में ये दर्शाना चाह रहे हैं फ्रेडरिक सोरियो। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा। मतलब कि 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद जो था ना वो एक ऐसी ताकत बनकर उभरा मतलब निकला ना, जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिए। अब देखिए 19वीं सदी में राष्ट्रवाद की एक ऐसी ताकत बनकर के उभरा ना, जो यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में, मतलब कि यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिए। इन क्रांतिकारी परिवर्तनों के कारण वंशीय राजतंत्र के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। मतलब कि इन क्रांतिकारी परिवर्तनों के कारण, मतलब ये जो क्रांतिकारी परिवर्तन है, ये जो क्रांतिकारी परिवर्तन देख रहे हैं आप,
इसमें वंशीय राजतंत्र के स्थान पर, मतलब कि जो वंशीय राजतंत्र चलता था कि मतलब बेटा राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा का बेटा फिर राजा बनेगा, समझ गए ना, उस तरह से नहीं चलता। उस तरह का जो राजतंत्र था स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ, मतलब कि राष्ट्र राज्य का उदय हुआ, ऐसा फिगर में दर्शाया गया है ना। आगे देखिए बच्चों फिर क्या बोलता है। बोलता है एक ऐसे राष्ट्र, हाँ, एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना की जाने लगी, मतलब कि एक ऐसा देश बनाने की कल्पना किया जाने लगा जिसकी सरकार सरकार जनमत संग्रह से चुनी जाने लगी, मतलब जिनकी जो सरकार थी ना वो लोगों के द्वारा चुनी जाने लगी, है ना, लोगों के द्वारा चुनी जाने लगी। अब देखिए बच्चों इतना आप लोग का था की पॉइंट, है ना, इतना आप लोग का तो बस थोड़ा हिंट था, लेकिन अब आप लोग ना चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अब आप लोग लेसन 1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो बोलिएगा सर उतना देर से क्या पढ़ा रहे थे, तो हम आपको जानकारी दे रहे थे कि यहाँ से भी प्रश्न पूछता है, और ये अगर आप जानकारी नहीं लेंगे तो आपको आगे समझने में थोड़ा दिक्कत होगी, ठीक है। 15 मिनट का वीडियो बना समझिए आप लोगों को समझाने के लिए। अब हम लोग का जो टॉपिक चलेगा बच्चों वो चलेगा लेसन 1 में फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, मतलब फ्रांसीसी जो क्रांति हुआ था और आखिर राष्ट्र का विचार क्या था, मतलब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, बताइए तो 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुआ था। बच्चों एक काम कीजिएगा ना प्लीज़, ये वीडियो को यहीं पर रोक दीजिए आप, ठीक है। और घर आप क्या कीजिए, पहले यूट्यूब चैनल में जाइए और 9th क्लास का हम वीडियो डाले हैं फ्रांसीसी क्रांति, उस फ्रांसीसी क्रांति को ना हम डाले हैं, 2 वीडियो डाले होंगे या 2 वीडियो डाले होंगे शायद, उसको जा करके देख लीजिए। जितना ही वीडियो डाले हैं उसको पूरा देखिए तो, और देखने के बाद ना बच्चों आप लोग अपने आप को देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा कि आप लोग फ्रांसीसी क्रांति के बारे में कितना कुछ जान जाइएगा, उसके बाद इसको समझिएगा तो बहुत मस्त समझ में आएगा। बच्चों फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जानेंगे और राष्ट्र का विचार जानेंगे कि राष्ट्र का विचार क्या था, है ना। जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो आखिर लोगों के मन में क्या विचार चल रहा था, तब ना वो क्रांति की है। अच्छा मान लीजिए आपके घर में अगर मान लीजिए 2 रोटी है, सुनिएगा, और अगर मान लीजिए एक रोटी आप खा गए, एक रोटी आपको मिला, एक रोटी आपकी भाई को मिला। अब संजोगवश क्या हुआ कि आपका एक रोटी में पेट नहीं भरा, तो आप अपने छोटे भाई से क्या किया, विद्रोह कर दिए, मतलब लड़ाई कर दिए, और लड़ाई इतना ज़्यादा कर दिए कि आप उनका रोटी छीनने के लिए मजबूर हो गए, आप उनका रोटी छीन लिए। तो आखिर क्रांति करने के पीछे कुछ तो विचार था आपका मन में कि हाँ सर अगर झगड़ा उससे करेंगे तो उससे हम रोटी छीन के खाएंगे, पेट भरेगा मेरा, है ना। उसी तरह यहाँ भी बात है क्या कि फ्रांसीसी क्रांति हुआ था तो उसके आखिर राष्ट्र का कोई विचार तो होगा, कोई भी तो विचार होगा कि राष्ट्र का, तो वही हम लोग जानेंगे बच्चों कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति, अगर राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति देखा जाता है ना कि सबसे पहले अगर राष्ट्रवाद जो निकला वो कहाँ से निकला, हम फ्रांसीसी क्रांति के दौरान से देखते हैं। अगर राष्ट्रवाद का अगर पहले विचार की अभिव्यक्ति देखा जाता है तो वो कहाँ से हम लोग को निकलता है, फ्रांसीसी क्रांति से निकलता है, जो 1789 ईस्वी में देखते हैं। वर्ष 1789 ईस्वी में फ्रांस के संपूर्ण भूभाग में निरंकुश राजतंत्र था। देखिए हम कितना अच्छा लिखे हैं, वर्ष की ये वर्ष लिखा है बाबू, आकार नहीं है, वर्ष पूरा ये है वर्ष 1789 ईस्वी में फ्रांस के संपूर्ण भूभाग में, मतलब फ्रांस के संपूर्ण भूभाग पर निरंकुश राजतंत्र था, मतलब कि फ्रांस के जितने भी ज़मीन थे ना उसमें सबके अधिकार किसका था, निरंकुश राजतंत्र का था। मतलब कि वो निरंकुश राजतंत्र किसको बोलते हैं, इसलिए बोले ना आप लोग वीडियो जाकर देख लीजिए तो आप लोग वहाँ पे सब कुछ बताएं कि निरंकुश राजतंत्र क्या होता है, निरंकुश राजा किसको बोलते हैं, जिनको कोई लगाम नहीं होता। जैसे मान लीजिए एक होता है जैसे कि लगाम वाला घोड़ा, एक होता है बिना लगाम वाला घोड़ा। लगाम वाला घोड़ा का मतलब होता है, जैसे देखिए आपके घर तरफ में ही दो लोग दिखेंगे, एक ऐसे लोग दिखेंगे जो अपने माँ बाप की बातों को मानते होंगे, और एक ऐसे लोग मिलेंगे जिनका कोई लगाम नहीं होगा, उसका मन जो करेगा वो करेगा, जहाँ मन वहाँ जाएगा, समझ गया ना, तो वो बिना लगाम का व्यक्ति हो गया। उसी तरह वर्ष 1789 ईस्वी में फ्रांस के संपूर्ण भूभाग में, मतलब कि फ्रांस का जितना भी ज़मीन था उनमें निरंकुश राजतंत्र था, मतलब कि ऐसा राजा वहाँ पे शासन करता था जिनका कोई मतलब कि कंट्रोल नहीं था, उसको जो मन में करता, अगर उसको मन करता कि आपको गोली से उड़ा देना तो वो उड़ा देता, उसका मन करता कि उसको छीन लो, उसका जितना भी संपत्ति है उनको हड़प लिया जाए तो उनको हड़प लेना पड़ता, वो निरंकुश राजा था। कब, 1789 में। कहाँ पर, फ्रांस के संपूर्ण भूभाग में, सभी जगह पर।
फ्रांसीसी क्रांति के दौरान क्या क्या हुआ था बच्चों, ध्यान से देखिएगा। फ्रांस के सत्ता में क्या हुआ, राजतंत्र से निकल करके, मतलब देखिए फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जब फ्रांसीसी क्रांति हुआ तो क्या हुआ, फ्रांस की सत्ता जो है ना, मतलब फ्रांस का जो गद्दी था वो राजतंत्र से निकल गया, मतलब राजतंत्र से छीन लिया गया और फ्रांसीसी नागरिकों द्वारा चुने गए समूह को पहुंच गई। मतलब कि देखिए फ्रांसीसी जब क्रांति हुआ तो ये जो राजतंत्र था ना, ये राजतंत्र वो हट करके राजतंत्र को हटा करके गणतंत्र घोषित कर दिए। कौन लोग, फ्रांस के लोग। और क्या वही बोलता है यहाँ पे, सेम बोला है कि फ्रांस के क्रांति के दौरान फ्रांस की सत्ता जो था, मतलब फ्रांस का जो गद्दी था वो राजतंत्र से निकल करके, मतलब राजतंत्र से निकला और राजतंत्र के निकलने के बाद वो कहाँ चला गया, निकल करके वो फ्रांस के नागरिकों द्वारा चुने गए समूहों तक पहुंच गया। मतलब फ्रांस के नागरिक के द्वारा जो चुना गया लोग थे उनके पास ये पहुंच गया। क्या पहुंच गया, फ्रांस की सत्ता पहुंच गई। ठीक है, फ्रांस की सत्ता उसके पास क्या है, पहुंच गई, ताकि वो फ्रांस देश को अच्छा से चला सके, उनके मतलब अपने देश के लोगों के बारे में ज़्यादा अच्छा से सोच सके, है ना। देखिए एक मंत्री का काम क्या होता है, या फिर एक कोई मान लो कोई भी मंत्री पद अगर ग्रहण करते हैं तो उसे क्या करना चाहिए, अपने कामों को सही ढंग से निर्वहन करना चाहिए, मतलब कि कार्यों को पालन करना चाहिए। अब देखिए बच्चे, मान लीजिए अगर आप ही सपोज दैट अगर मान लीजिए पढ़ लिख के कोई अगर बहुत बड़े ऑफिसर बन जाएंगे, सपोज आप पढ़ लिख के बहुत बड़े ऑफिसर हो जाएंगे, आप क्या करेंगे, अत्याचार करते चलेंगे, तो ये गलत बात है। हम मानते हैं कि आपके पास ताकत है तो उस ताकत को आप ना कोशिश कीजिए कि जनता की भलाई में लीजिए। देखिए गाली तो हर कोई सुन सकता है, लेकिन उसके मुंह से अपने शाबाशी, मतलब अपने देखिए उनके, आप ऐसा काम कीजिए, गाली तो दुनिया में सबको आपको दे सकते हैं, लेकिन आप ऐसे काम कीजिए जो गाली देने वाला लोग भी है ना वो आपकी तारीफ करेगा, ऐसा काम कीजिए। उसी तरह इस क्रांति के द्वारा, मतलब इस क्रांति के द्वारा, कौन सी क्रांति के द्वारा, फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा फ्रांस में घोषणा किया गया कि, फ्रांस में क्या घोषणा किया गया, देखो फ्रांसीसी जब क्रांति हुआ उसमें वहाँ पे घोषणा क्या किया गया, अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा। मतलब वो बोले कि अब जो है ना, वो अगर देश का अगर गठन किया जाएगा तो वो लोगों के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा, लोगों द्वारा। वे ही उसकी नियति तय करेंगे, और जनता लोग ही ना उसकी नियति तय करेंगे कि आखिर देश को कैसे चलाना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, है ना। हाँ, आखिर ऐसे तो सभी लोग क्या बोलते हैं, सभी लोग वैसे ही बोलते हैं, मतलब मंत्री लोग, लेकिन वो सब भी जब गद्दी पर बैठ जाते हैं ना तो वो सब भी बहुत निरंकुश हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर भी हुए हैं, यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है। अभी देखिएगा इस कहानी में क्या हुआ ऐसा। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के द्वारा मतलब फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के द्वारा, मतलब जितने भी फ्रांसीसी क्रांति करने वाले लोग थे, है ना, उनके द्वारा प्रारंभ से ही, मतलब शुरू से ही एक ऐसे राष्ट्र का गठन के लिए ऐसे कदम उठाए गए, मतलब कि देखो वहाँ के जो लोगों थे उनके, वो अपने देश के लिए ऐसा कदम उठाना चाहते थे कि जिससे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक की पहचान बन जाए या फिर बन गई। मतलब कि देखिए वहाँ का जो सरकार था ना, वो ऐसा फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ऐसा हुआ ना कि वो अपने देश के लोगों को एक ऐसा सामूहिक पहचान देना चाहता था, तो वो बन भी गया, सामूहिक पहचान मिल भी गया। अब बच्चों 6 में क्या बोलता है, पितृभूमि और नागरिक जैसे विचार द्वारा, मतलब कि पितृभूमि मतलब पिता का जो भूमि होता है उसके द्वारा, नागरिक जैसे विचारों द्वारा, मतलब कि नागरिक मतलब कि जो आम लोग हैं उनके द्वारा, है ना, उनके विचारों द्वारा एक संयुक्त समाज के विचार को बल दिया गया। एक मतलब संयुक्त समाज के, मतलब क्या बोलते हैं, जैसे कि विचारों को बल दिया गया कि आखिर मतलब अधिकतर लोग अगर, जैसे मान लीजिए हमको रोड बनवाना है कहीं पर, तो हम पहले लोगों से सबसे पूछेंगे। अगर मान लो 100 लोग उसमें टोटल हैं, उसमें 80 लोग बोलेंगे हाँ रोड बनना चाहिए, और 20 लोग बोलेंगे नहीं 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 रोड नहीं बनना चाहिए, रोड बनेगा तो लोग, हमारे घर के बच्चे जो हैं वो तेज़ गाड़ी चलाएंगे और एक्सीडेंट होगा। और 80 लोग क्या बोलेंगे, 80 लोग बोलेंगे नहीं रोड बनना चाहिए, रोड बनने से क्या होगा, हमें हर तरीके से सुविधा होगा, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों को जोड़ने में आसानी मिलेगी, हम लोग आराम से अपने व्यापार को कर सकते हैं, हम लोग आराम से अपने एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में आसानी होगी। समझ गया ना, इस तरह से वो मतलब कि बोल रहे थे। तो वही बोले कि जिनका विचार जो है वो सबसे ज़्यादा होगा उन्हीं की तरफ बल दिया जाएगा। पहले के राजस्व के स्थान पर, मतलब कि पहले के जो राजा थे उनके स्थान पर नया झंडा चुना गया, मतलब कि पहले के जो झंडा था यहाँ पे उसकी जगह पर अब नया झंडा बनाया गया, नया झंडा चुना गया। उसी तरह क्या बोलते हैं, फ्रांस में क्रांति के दौरान हुए बदलाव। आखिर फ्रांस की जो क्रांति हुई उससे क्या क्या बदलाव हुआ, मेरी बात को समझिएगा। आखिर फ्रांस की जो क्रांति हुई उससे क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिला, तो बोलिएगा सर, देखिएगा क्या क्या जवाब, अब क्या क्या मिला आपको बदलाव।
स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों द्वारा होने लगा। मतलब कि स्टेट जनरल का जो चुनाव हुआ ना, स्टेट जनरल का जो चुनाव हुआ वो सक्रिय नागरिकों के द्वारा हुआ, सक्रिय नागरिकों के द्वारा हुआ। फिर स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। मतलब स्टेट जनरल को जो नाम है ना, स्टेट जनरल के जगह पर अब उनके नाम हटा करके क्या कर दिया गया, नेशनल असेंबली कर दिया गया। तो पूछेगा एग्जाम में कि बताइए नेशनल स्टेट जनरल का नाम बदल करके क्या हुआ, क्या नाम कर दिया गया था, तो बोलिएगा नेशनल असेंबली। अब पूछेगा ये स्टेट जनरल का नाम बदल करके नेशनल असेंबली कब किया गया, तो बोलिएगा फ्रांस में क्रांति होने के दौरान। मतलब फ्रांस में जब क्रांति हो रहा था उसी दौरान में जो बदलाव हुआ उनमें से एक ये बदलाव था कि स्टेट जनरल का नाम हटा करके अब नेशनल असेंबली कर दिया जाएगा या कर दिया गया। हाँ, एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था को लागू किया गया। मतलब एक सेंट्रल है ना पुलिस, मतलब क्या बोलते हैं, केंद्रीय एकदम प्रशासनिक व्यवस्था के लागू किया गया, जिससे अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करने के लिए व्यवस्था की गई। मतलब कि उसने वो प्रशासनिक क्या बनाया, एक केंद्र ये प्रशासनिक व्यवस्था बनाया, जिससे क्या हुआ मतलब अपने क्षेत्र के भूभाग में रहने वाले सभी लोगों को मतलब समान अधिकार और क्या बोलते हैं प्रदान करने की व्यवस्था की गई कि सभी लोगों को कैसे उनको समान अधिकार मिलेगा, है ना। इसलिए फिर क्या बोलते हैं, देखिए देश के अंदर सीमा के भीतर, मतलब कि देश के अंदर है ना, देश के अंदर ही या तो फिर सीमा के भीतर ही किए जाने वाले सारे आयात और निर्यात सीमा शुल्क समाप्त कर दिए गए। मतलब कि देश के अंदर में जितने भी हम देश के अंदर में जितने भी थे ना आयात और निर्यात शुल्क, मतलब कि जो टैक्स लगता था लेने और देने में, वो टैक्स को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, कि कब, फ्रांसीसी क्रांति होने के दौरान जो बदलाव हुआ उसमें पूरे देश में भार हो गया, माफ हो गया कि एक ही समान व्यवस्था लागू की गई। मतलब पूरे देश में ना पहले क्या था, अलग अलग नियम कानून था, अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते थे मापने के लिए, तोलने के लिए, है ना। लेकिन अब क्या किए, जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ उसमें बदलाव किया गया कि सभी पूरे देश के लोगों को, मतलब क्या उनके देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान क्या है, एक समान भार और समान माप के लिए एक समान व्यवस्था लागू किया गया। ठीक है, क्षेत्रीय बोलियों एवं भाषाओं को हतोत्साहित कर संपूर्ण देश में फ्रेंच बोली जाने लगी। मतलब कि अब क्या हुआ, जितने भी पूरे क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोले जाते थे ना, अब उनको हटा करके अब फ्रेंच बोला जाने लगा। कहाँ पे, फ्रांस में। अब बोलता है यह जो है ना क्या होता है, यह फ्रांस राष्ट्र की साझा भाषा बनी। और यही जो है ना फ्रांस की साझा भाषा बनी, मतलब कि राष्ट्रीय भाषा बना। क्रांतिकारियों की घोषणा, आखिर क्रांतिकारी का क्या घोषणा किया गया, क्रांतिकारी लोग क्या घोषणा किए। क्रांतिकारी राष्ट्र देख क्या बोलता है समझिएगा, फ्रांसीसी राष्ट्र को यह लक्षण है कि, मतलब कि देखो क्रांतिकारी की घोषणा, आखिर देखिए कोई भी अगर इलेक्शन जब लड़ने का रहता है ना, जब चुनाव जीतने का रहता है तो वो तरह तरह का वादा करता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन पता है बच्चों, जब वो जीत जाता है ना बंदा, जो भी बंदा हो, अगर वो जीत जाता है ना, अगर उसको जब गद्दी मिल जाता है ना, तो वो किसी का नहीं सुनता है, किसी का नहीं सुनता है, समझे। लेकिन हम इतना जानते हैं कि जो लीडरशिप होता है ना, वो सब जनता का क्या है, सेवक है। चाहे जितने भी पोस्ट में आप चले जाइए, अब सब लोग आप लोग पब्लिक के सर्वेंट हैं, नौकर हैं। लेकिन लोग जानता नहीं है ना, लोग अपना अधिकार को लेना नहीं जानता। नहीं तो अपना अधिकार लेना जानता ना तो लोग पानी पिला देता। पता, बैंक आप लोग जाते हैं ना कभी भी, बैंक के लोगों को पता है, बैंक के कर्मचारियों को खाने जाता है, बोलता है ना टिफ़िन हुआ, अभी लंच हुआ, अभी खाना खाने गए हैं, रुकिए 1 घंटा के बाद मतलब स्टार्ट होगा, 2 बजे स्टार्ट होगा। आप अगर चाहिएगा ना, जब वो लंच करता है ना, उस समय आप उसका विरोध कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो बैंक वाला होता है ना, लोग काम करने वाला, उन लोगों को लंच का टाइमिंग नहीं दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। जब उस सबको अगर लंच करना है तो उन लोग अपने जगह पर, जानते हैं, उन लोग अपने जगह पर एक आदमी लगा दे, उन लोग अपने जगह पर आदमी को लगा दे, 1 घंटा के लिए जाएगा तो 1 घंटा तक दूसरा आदमी काम करेगा उनके स्थान पर, और जब आ जाएंगे फिर वो आदमी छोड़ देगा। ऐसा नियम है, लेकिन क्या कीजिएगा, लोग नहीं जानते हैं। फ्रांसीसी राष्ट्र की यह लक्षण है कि वह
यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों एवं उनकी निरंकुश व्यवस्था से यूरोप के लोगों को मुक्ति प्रदान करेंगे। मतलब कि वो लोग अपने फ्रांस के लोगों को विश्वास दिलाया कि हम आप लोगों को निरंकुश व्यवस्था से यूरोप के लोगों को मुक्त प्रदान करेंगे। मतलब कि निरंकुश राजा से, निरंकुश शासक से और निरंकुश राजा के व्यवस्था से हम आप लोग को मुक्त करेंगे। कौन बोले? क्रांतिकारी लोग घोषणा दिए, मतलब कि बोले, घोषणा किए। अब क्या बोलते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। बोलते हैं ना, अब फ्रांस की घटनाओं की खबरें यूरोप के अलग अलग भागों में पहुंची। अब बोलते जब फ्रांस की घटना ना यूरोप के अलग अलग क्षेत्रों में जब पहुंची ना, तो छात्र हो गए, शिक्षक हो गए और मध्य वर्ग के जैकोबिन क्लब की स्थापना करने लगे। मतलब क्या हुआ, छात्र हो गए, शिक्षक हो गए और मध्य वर्ग के लोग जो हैं वो सब अब डिमांड करने लगे कि हम लोग को अब जैकोबिन क्लब का स्थापना करना चाहिए। समझ गया? ताकि ये निरंकुश राजा के प्रति हम लोग क्या कर सकें, मतलब कठोर कोई रणनीति बना सकें उनको हटाने के लिए। ठीक है बच्चों, आगे देखिए क्या बोला जाता है। बोला जा रहा है क्वेश्चन में, इसी दौरान अन्य गतिविधियां और अभियानों ने उन्हें फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किए जो 1790 में यूरोप के अन्य देशों में घुसी थी। बोलते इस दौरान अन्य गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया, मतलब रास्ता तैयार किया जो 1790 में यूरोप के अन्य देशों में घुसे थे, यूरोप के अन्य देशों में जो घुसे थे, जैसे हॉलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया और इटली हो गया। इस सब में घुसे थे। कहाँ पे? यूरोप महादेश में घुसे थे ये लोग, सेना 1790 में। ठीक है, फिर क्या बोलता है, बोला जाता है फ्रांस की सेनाओं कि ये गतिविधियां राष्ट्रवाद के विचारों को अन्य यूरोपीय देशों में ले जाने लगे। बोलते हैं ना कि जो फ्रांस की जो ये गतिविधियां थी, फ्रांस के सेनाओं की गतिविधि जो थी ना, फ्रांस की जो सेनाओं की जो गतिविधि, वो सब राष्ट्रवाद के विचारों को किसी दूसरे क्षेत्रों में या किसी दूसरे देशों में ले जाने में मदद मिली। जैसे यहाँ की चर्चा वहाँ होने लगी तो इससे क्या हुआ, लोगों में जागरूकता बढ़ा कि अरे देखो इस तरह से अगर हम लोग भी विरोध करेंगे ना तो हम लोग भी आज़ाद हो सकते हैं। इस तरह से वो लोग भी सोचे। नेपोलियन को जो विशाल है ना, नेपोलियन को जो विशाल क्षेत्र की प्राप्ति हुई, मतलब नेपोलियन को जो एक विशाल क्षेत्र मिला, वहाँ नेपोलियन द्वारा अनेक प्रकार के सुधार किए गए। मतलब कि नेपोलियन को जो क्षेत्र मिला था उसमें से नेपोलियन ना वो अनेक तरह के, मतलब बहुत तरह से वो क्या किए, उनमें सुधार किए थे। जैसे जिन्हें फ्रांस ने सब पहले ही आरंभ कर दिया था, जिसको फ्रांस जो थे वो पहले ही आरंभ कर दिया था, है ना। नेपोलियन यहाँ पे अब राजा बन गया नेपोलियन, समझ गया ना, नेपोलियन। अब देखिए क्या होता है, परंतु नेपोलियन द्वारा राजतंत्र को वापस लाकर प्रजातंत्र को समाप्त कर दिया। अब जब नेपोलियन को बहुत लोग उम्मीद से क्या किया, राजा बनाए। अब राजा बनाए तो क्या हुआ, संजोगवश अब वो राजा जो था ना, वो पहले से भी राजा से ये ज़्यादा खतरनाक राजा बन गया, उनसे भी ज़्यादा ये कठोर राजा बन गया कि ये किसी को नहीं सुनने लगा। तो ये क्या किया, फिर से वो राजतंत्र को वापस ले आया, मतलब कि ये फिर से राजतंत्र घोषित कर दिया, मतलब कि ये एकदम मनमानी करने लगा। फिर क्या बोलता है, परंतु प्रशासनिक क्षेत्र में नेपोलियन द्वारा कुछ क्रांतिकारी सुधार किए गए, लेकिन फिर भी कुछ प्रशासनिक क्षेत्र में देखा जाए तो नेपोलियन द्वारा कुछ सुधार किए गए थे, जिनका उद्देश्य था कि इन सुधारों को पूरी तरह से व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। अब क्या बोलते हैं, मतलब कहने का मतलब था कि परंतु प्रशासनिक क्षेत्र में नेपोलियन द्वारा कुछ क्रांतिकारी सुधार किए गए, मतलब कि कुछ प्रशासनिक क्षेत्रों में देखा जाए तो क्रांतिकारी सुधार किया गया नेपोलियन के द्वारा, जिनका उद्देश्य था कि इन सुधारों को पूरी तरह से व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। मतलब कि जिनका उद्देश्य यह था कि अधिक से अधिक तर्कसंगत और कुशल बना रहे, कुशल लंबा समय तक अच्छा बना रहे, है ना। फिर क्या होता है, 1804 में नागरिक संहिता को जारी किया गया, जिसे हम नेपोलियन संहिता भी कहते हैं। आप बोलिएगा, पूछेगा कि नेपोलियन संहिता को कब, नेपोलियन संहिता का अन्य नाम क्या है, तो बोलिएगा नागरिक संहिता। इसको कब शुरू किया गया, जारी किया गया था 1804 में। 1804 में नागरिक संहिता को जारी किया गया, जिसे हम नेपोलियन संहिता भी कहते हैं। हो गया बच्चों, आगे देखिए। इस संहिता के माध्यम से जन्म पर आधारित समस्त विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। मतलब कि ये जो संहिता था ना, ये जो नेपोलियन संहिता, इसके अनुसार ये
जन्म से आधारित जो मतलब कि जन्म पर आधारित ही जो समस्त विशेषाधिकार थे वो समाप्त कर दिया गया। कि जिससे होता था ना कि कोई राजा के घर में अगर कोई बेटा बन गया, अगर बेटा जन्म ले लिया तो वो राजा ही बन गया, शुरू से ही राजा बन गया, शुरू से बचपन से उसको राजा साहब बोलेंगे, छोटे राजा साहब, है ना, ऐसा कर दिया गया। अब देखिए बच्चों क्या होता है। हाँ, नेपोलियन द्वारा किए गए अन्य सुधार, आखिर वो नेपोलियन अब इतना हुआ, अब फिर बोलेंगे नेपोलियन के द्वारा आखिर और क्या क्या सुधार किया गया, तो बोलेंगे डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजन में बदलाव करके, मतलब प्रशासनिक विभाजन में बदलाव करके उन्हें सरल बनाया और सामंती व्यवस्था को समाप्त किया, और सामंती व्यवस्था को क्या की है, समाप्त कर दी है। अब आप लोग बोलिएगा सर सामंती व्यवस्था क्या होता है, तो मैं आप लोग को और अच्छा समझाऊंगा, डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए, है ना। सामंती वही बोलता है कि डच गणतंत्र हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इटली हो गया और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजन के बदलाव करके उन्हें सरल बनाया, मतलब उनको एकदम आसान बना दिया, और सामंती व्यवस्था को मतलब समाप्त किया गया। कि जो सामंती व्यवस्था था, मतलब कि जो पहले व्यवस्था थी ना, जो पहले व्यवस्था था, मतलब कि राजा का बेटा राजा बनेगा, इस तरह की जो थी उसको समाप्त कर दिया गया। किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी व्यवस्था से मुक्ति प्रदान कराई गई, मतलब कि किसानों को ना भू दासत्व और जागीरदारी व्यवस्था से मुक्ति कराई गई। किनके द्वारा, नेपोलियन के द्वारा। शहरों में भी, है ना, कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया, मतलब शहरों में भी ना कारीगरों के श्रेणी हो गया, कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया, संघ का नियंत्रण को भी हटा दिया गया। शहर में भी कारीगरी के श्रेणी, मतलब कारीगर के जो श्रेणी थे और संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया, मतलब कि कारीगरों के श्रेणी में जो संघों का नियंत्रण होता था, मतलब जो ग्रुप के लोग उसको मतलब कंट्रोल करते थे, उनको जो नियंत्रण करते थे उनको भी हटा दिया गया। कि नहीं, कारीगर लोग अपने मन से काम करेगा, है ना, मतलब इनमें कोई दबाव नहीं होना चाहिए, विशेष दबाव, ऐसा। यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार किया गया, और यातायात हो गया और संचार व्यवस्था में भी सुधार किया गया। किनके द्वारा, तो नेपोलियन द्वारा। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई नई आज़ादी का आनंद लिया, मतलब किसान हो गए, ठीक है, कारीगर हो गए, मजदूर हो गए, नए उद्योगपति हो गए, ये सब नए नए आज़ादी का आनंद लिए, ये सब क्या क्या नए नए आज़ादी का आनंद लिए। उद्योगपति और ख़ास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक, मतलब कि उद्योगपति हो गए और ख़ास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक, मतलब कि जो छोटे छोटे फैक्ट्रियां थे, यह समझने लगे कि एक समान कानून मानक भार, मतलब एक समान कानून जो था, यानी कि मानक भार हो गया तथा नाप हो गया, और एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं की एवं पूंजी के आवागमन में सहूलियत होगी। कहने का मतलब था कि अब लोगों को आसानी होने लगा, बड़े बड़े फैक्ट्रियों, बड़े बड़े जो उद्योगपति थे, छोटे छोटे जो मतलब कि फैक्ट्री वाले लोग थे, है ना, लघु उत्पादक वाले लोग थे, उन लोग को अब आसान लगने लगा। क्या आसान लगने लगा सर, कि उन लोग अब ये सोचने लगे कि चलो ठीक हुआ, अब हम लोग को आसानी होगा, क्या करने में आसानी होगा, अपने सामानों को यहाँ से वहाँ ले जाने में, ले आने में, बेचने में। क्योंकि अगर देखिए, जैसे मान लीजिए आप अगर झारखंड से अगर बिहार चले गए, तो मतलब जैसे एक क्षेत्र है ना बच्चा, हम लोगों को झारखंड में, भारत में जैसे क्या, मान लो भारत में झारखंड भी है, बिहार भी है, पश्चिम बंगाल है ना, उत्तर प्रदेश है ना, तो गोवा है, बहुत सारे क्षेत्र हैं, तो उस मतलब 28 को क्षेत्र, इस तरह से 28-29 क्षेत्र हैं। तो बताइए, इस क्षेत्रों में अगर जाइएगा तो आपको अलग अलग तरह के मतलब कि पैसा की ज़रूरत पड़ती। तो अब सरकार क्या की, वहाँ पे समान भार कर लागू कर दिया गया, और समान जो मुद्रा थी ना उसको भी वो लागू कर दिए। इनसे लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलियत मिला, उनकी आसानी हुआ। इतना सब कुछ करने के बाद भी जीते हुए इलाके में स्थानीय लोगों को फ्रांसीसी शासन के प्रति मिली-जुली प्रतिक्रिया देखी गई, मतलब कि इतना सब कुछ करने के बाद भी स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन में प्रति मिली-जुली प्रतिक्रिया देखी गई, मतलब कि इतना होने के बाद भी जानते हैं कि लोगों में ये देखा गया कि लोग अभी भी ना फ्रांसीसी लोगों को क्या, मतलब फ्रांसीसी शासन के प्रति ये सब क्या है, मिली-जुली प्रतिक्रिया है, मतलब अभी भी मिली-जुली प्रतिक्रियाएँ देखने को मिल रही थी इनको। फ्रांस में ब्रसेल्स, मिलान, वोरस, हॉलैंड, है ना, और स्विट्जरलैंड निवासियों ने फ्रांसीसी सेनाओं को स्वतंत्र का तोहफा देने वाले को
की तरह स्वागत किया। मतलब प्रारंभ में ही ब्रसेल्स हो गया, मिलान हो गया, वॉरस हो गया, पोलैंड हो गया और स्विट्जरलैंड निवासियों ने फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वाले, मतलब कि फ्रांसीसी सेनाओं को जो स्वतंत्रता का तोहफा देने वाले थे ना, वो की तरह से ये क्या किया, स्वागत किया गया। आगे देखिए, परंतु यह उत्साह जल्दी ही दुश्मनी में बदल गया। लेकिन परंतु यह जो उत्साह था ना, वो जल्दी दुश्मनी था, दोस्ती था, लेकिन वो दुश्मनी में बदल गया, तुरंत बदल गया जब लोगों को यह स्पष्ट हो गया कि नई प्रशासनिक व्यवस्था राजनीतिक स्वतंत्रता अनुरूप नहीं है। जब लोगों को ये पता चला कि ये जो जितने भी नियम कानून हैं ये सब हमारे देश के हित में नहीं है, तब लोगों ने उनका क्या कर दिया, उनका विद्रोह करना शुरू कर दिया। किनका? नेपोलियन का भी विद्रोह करना शुरू कर दिया गया। सेंसरशिप और बाकी यूरोपियों को जीतने के लिए फ्रेंच सेना ने जनरल भर्ती से हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तन से मिले है ना फायदे से कहीं ज़्यादा नज़र आने लगे। मतलब सेंसरशिप और बाकी यूरोपीय को जीतने के लिए फ्रेंच सेना ने जनरल भर्ती से हो रहे नुकसान को, मतलब प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदे से कहीं ज़्यादा नज़र आने लगे। समझ गए ना कि जितना फ़ायदा नहीं उतना नुकसान हो रहा है, इस तरह से वो उन लोगों को नज़र आने लगा। इसलिए लोगों ने क्या किया, मतलब नेपोलियन का क्या किया, विरोध किया। तो बच्चों ये आप लोग का टोटल हम बता दिए। अभी तक हम आप लोग को इतना बताएं, कल हम आप लोग को इसके बाद आगे बताएंगे, क्योंकि अभी मेरे पास भी टाइम नहीं है। और एक्चुअली क्या है ना कि आप लोग बढ़िया से मेहनत कीजिए, क्योंकि इतना सारा अगर हम एक ही दिन दे देंगे ना तो आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाएंगे, है ना, और आप लोग पढ़ेंगे भी नहीं बढ़िया से, मुझे उम्मीद है। ठीक है, लगातार मेहनत कीजिए बच्चों, हम आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हम आप लोग तक कंटेंट पहुँचाने का काम कर रहे हैं। इससे आप लोग का बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा और आप लोग सब्जेक्टिव में आंसर वगैरह अपने से लिख के बना सकते हैं। ठीक है डियर्स, आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।